नमस्कार दोस्तों। आपका केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर स्वागत है एक बार। और अभी कल लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो हमने सेकंड ईयर की बात की थी, सेकंड ईयर के सिलेबस पे बात की थी। और जो भी हमने सेकंड ईयर के लिए बात की उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारा क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक आबंधन। क्या बोलते हैं? रासायनिक आबंधन। केमिकल बॉन्डिंग है, इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और उनको हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग को हम स्टार्ट करेंगे। ये समझें कि केमिकल बॉन्डिंग का नाम रासायनिक आबंधन क्यों पड़ा। कि कोई भी रसायन हो, कोई भी रसायन हो, उनके बीच में जो आबंध पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही इसका नाम बोला गया केमिकल बॉन्डिंग। कि जब अगर हम सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें तो हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में के अंदर जितने भी प्रकार के बॉन्ड पाए जाएंगे और किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और कितने बॉन्ड बनते हैं उनके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे। अगर हम इसमें केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो पहले ये बात करेंगे कि जो बंध बना है वो बंध क्यों बना है और कैसे बना है। इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम, ये बंध क्यों बना है और एक बंध कैसे बना है। अगर बंध की बात की है तो हम ये भी समझें कि बंध कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे बंध बनते हैं, उनको हम देखेंगे। तो अगर इसमें अगर बात करें हम कि अगर मैंने कहा एक कोई ए एटम है और एक कोई बी एटम है, के मध्य में क्या बन जाता है? बंध। क्या बन जाता है? बंध। और हम बंधों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करने वाले हैं उसे ही हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंधन। आगे हम बात करते हैं कि सर बंध क्यों बनते हैं, बंध बनने के क्या रीजन है, इसकी बात करेंगे। और कैसे बंध बनते हैं और किस प्रकार के कितने प्रकार के बंध बनते हैं हम बात करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं कि मैंने कहा कोई एक ए एटम है और कोई बी एटम है, कोई बी एटम है। सुनना एक बार आराम से और समझना। कोई ए एटम है और कोई बी एटम है। अगर हम बात करें तो इनके मध्य में क्या बनता है? बंध बनता है। क्या बनता है? बंध बनता है या बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड क्यों बनता है उसकी भी बात करते हैं, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि इसके बीच मध्य एक बंध बनता है, वो कैसा बंध है, बंध है उसको समझना है। तो बंध कोई एक का कोई लाइन नहीं है या कोई ऐसी कोई लाइन खींच दी गई है वो लाइन है नहीं। बंध एक प्रकार का क्या है? आकर्षण है। क्या है? आकर्षण बल। क्या है? आकर्षण बल। अगर हम बात करें आकर्षण बल की तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये, अट्रैक्टिव फोर्स की बात की है हमने। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स की बात की है तो ये है आकर्षण बल। सर बनता कैसे है, तो क्यों लगता है और कौन कौन से बल लगते हैं उनकी अगर हम बात करें तो मैं मानता हूं कि एक ए एटम है और ए एटम में आपको पता होगा इसका, इसके पास दो होंगे, एक तो नाभिक होगा और एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन। नाभिक अपना आकर्षण बल लगाता है और इलेक्ट्रॉन अपना आकर्षण बल लगाता है। नाभिक अपना प्रतिकर्षण बल लगाता है और इलेक्ट्रॉन अपना प्रतिकर्षण बल लगाता है। उसकी वजह से इनके मध्य क्या लग जाता है? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल।
तो अब बात की थी सर ये तो बंद हो गया, लेकिन क्यों बनता है बंद? क्यों बनता है बंद? क्योंकि जवाब में हम दो बात पढ़ेंगे। पहली, एक तो होता है न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा धारण करना चाहता है परमाणु या यौगिक या आयन। और दूसरी बात करें और वो है अष्टक विन्यास। क्या है? अष्टक विन्यास। दो रीजन दे दिए हमने कि पहला न्यूनतम ऊर्जा का धारण करना और दूसरा अष्टक विन्यास। तो सर न्यूनतम ऊर्जा का धारण किस तरीके से करेगा परमाणु, तरीके से यौगिक का जो निर्माण होगा वो किस तरीके से ही न्यूनतम ऊर्जा का धारण करेगा, या फिर अष्टक विन्यास क्या है, अभी उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और इससे ही हमें ये समझ आएगा कि केमिकल में केमिकल बॉन्ड क्या है। बात समझना मेरी। इससे हम ये समझेंगे कि पहली बात कि हमने बात की है किसकी, न्यूनतम ऊर्जा धारण की। इसकी करिए न्यूनतम ऊर्जा धारण। अब कौन करता है, तो बात कर लेते हैं कि जितने भी प्रकार के यौगिक होते हैं वो अपनी, हर कोई चाहता है दुनिया में स्टेबिलिटी। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। और अगर वो स्टेबिलिटी की बात की है तो इसका मतलब हुआ कि हर यौगिक के चाहेगा कैसे भी करूं मैं, चाहे इलेक्ट्रॉन में किसी को दूं या इलेक्ट्रॉन किसी दूं, लेकिन मेरे को क्या मिलनी चाहिए? स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। और फिर अगर कोई भी इंसान है उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो एक्साइटेड फॉर्म में रहेगा, वो उछलता रहेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो एक्साइटेड फॉर्म में आएगा कब, जिसके पास ऊर्जा रहेगी। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी की ओर चला जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, हर युवक चाहता है कि वो क्या करना है? स्टेबिलिटी कर ले। और स्टेबिलिटी कैसे? किसी के साथ बॉन्डिंग करके। किसी के साथ क्या कर ले? बॉन्डिंग कर ले। बॉन्डिंग से क्या फायदा है सर? एक्चुअली में रियलिटी ये है कि बॉन्डिंग जब भी परमाणु करता है तो परमाणु बॉन्डिंग के साथ अपनी ऊर्जा को न्यूनतम स्तर पर लेके जाता है। क्या करता है? अपनी ऊर्जा को न्यूनतम स्तर पर लेके जाता है। और न्यूनतम स्तर पर ले जाने की वजह से यौगिक क्या करता है? बॉन्डिंग। और इसी की वजह से जो बॉन्डों का रियलिटी में जो हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्डिंग। इस सर बात करते हैं न्यूनतम ऊर्जा का धारण कैसे करेंगे, तो एक बार समझना, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और आराम से समझना कि मैंने कहा कोई एक ए परमाणु है। क्या है? कोई एक ए परमाणु है और आपको पता है कि परमाणु के पास, मैंने बोला दो चीज प्रेजेंट है। एक क्या है? नाभिक। और एक क्या है? एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन ए का है और ये नाभिक जो है वो ए का है। बोले तो नाभिक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? प्लस चार्ज। सही है। ऐसे ही मैंने कहा कि कोई दूसरा एटम आया और दूसरा एटम, मैंने कहा ये दूसरा एटम है बी। और जो बी एटम है उस पे एक क्या होगा? नाभिक। और एक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ये किसका है? बी एटम का। बात समझना, एक नाभिक है, इसका नाभिक ए नाभिक और इलेक्ट्रॉन ए नाभिक, और ये बी का सेक्शन है। तो हम देखेंगे कि आपको पता है, अगर मैं बात करूं किसकी, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा बेटा। और अगर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो इनके मध्य क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। आपको भी पता है अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या पाया जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या पाया जाएगा? रिपल्सन। और नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इनके मध्य क्या पाया जाएगा? अट्रैक्शन, बोले तो आकर्षण। तो ये आपको पता है, इसको बोल दिया मैंने क्या? प्रतिकर्षण। और ए का मतलब अट्रैक्शन, बोले तो आकर्षण। बात समझ में आ रही होगी। तो सर वही बात यहाँ करेंगे हम। इसकी कुछ ऊर्जा होगी बी एटम की और कुछ ऊर्जा किसकी होगी? ए एटम की होगी। जब इन दोनों की ऊर्जा की बात की है तो इससे एक बात समझेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। नाभिक लिखने की जगह मैं इसको पॉजिटिव चार्ज के रूप में दिखाऊं,
ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनके मध्य क्या होने वाला है, आकर्षण। क्या होने वाला है, आकर्षण बल लगने वाला है। सही है। और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनके मध्य क्या लगने वाला है, आकर्षण बल। है सुनना, तो ये आकर्षण बल लग गया। तो इसकी वजह से भाई, इसकी वजह से कि इसका नाभिक इसके नाभिक के साथ, ओ सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के साथ और इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के साथ आकर्षण बल लगाता है और उसकी वजह से क्या बनता है, बंध बनता है। क्या बनता है, बंध। ये बात समझ में आई, मेरे हिसाब से सभी को समझ आई होगी ये बातें। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात और होती है सर, कि सर इसका नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन भी तो रिपल्सन कर सकता, इसका इलेक्ट्रॉन भी तो रिपल्सन कर सकता है, इसका प्रतिकर्षण, इसका नाभिक नाभिक भी तो रिपल्सन करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो एटम है कौन, ए एटम का जो नाभिक है वो बी एटम के नाभिक के साथ रिपल्सन जरूर प्रदर्शित करता है, और इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण, बोले तो रिपल्सन करता है। और ये दोनों भी क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। इसकी वजह से अब देखो, ये दोनों रिपल्सन कर रहा है और इनके मध्य भी एक फोर्स और लग रहा था, आपको पता है वो क्या था, आकर्षण। क्या था, आकर्षण, जिसकी बात हमने अभी चर्चा की थी लास्ट उसमें। तो जो आकर्षण भी लग रहा है और प्रतिकर्षण भी लग रहा है, इस प्रतिकर्षण के कारण जो आकर्षण बल की ऊर्जा अर्थात नाभिक की ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और जो ऊर्जा में कमी आती है उसको इस्तेमाल किया जाता है किसमें, बंध निर्माण में। इसमें किया जाता है, बंध निर्माण में। और हमारा वो ही टॉपिक था कि ऊर्जा में कमी किस तरीके से आई, उसके बारे में बताना। अर्थ ये हुआ कि जो बंध निर्माण में यूज की गई वो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल की जो ऊर्जा का अंतर था, वो अंतर ही ऊर्जा को का इस्तेमाल कर लिया गया बंधन निर्माण में। मेरे हिसाब से सभी को समझ आया होगा ये बातें। और अगर इससे आगे हम बात करते हैं तो पहला हमारा जो पॉइंट था वो क्लियर होता है। दूसरी बात करते हैं इसकी, सर अष्टक नियम की। इसकी बात करते हैं, अष्टक नियम की। तो देखो, पहली बात की थी हमने किसकी, ऊर्जा की, कि क्यों बना बंद, क्या जरूरत पड़ गई थी, तो ऊर्जा को न्यूनतम स्तर पर ले जाने के लिए इसकी वजह से इसने बंद का निर्माण किया। दूसरी बात करेंगे हम अष्टक की, अष्टक विन्यास की। सर अष्टक क्या है उसको समझेंगे। तो अष्टक को समझने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना है, उन बातों को समझना है, उसके बाद हम अष्टक को समझेंगे। सर एक्चुअली में होता क्या है, सुने एक बार। कि जब अष्टक पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें को एक बार देखें, कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। एक होता है जो अष्टक नियम के लिए, आपको पता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे और इससे एक बात समझेंगे कि अष्टक नियम में हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हमने बात की है, तो देखें कि मैंने कहा आपने अबाउ प्रिंसिपल्स पढ़ा होगा, ऐसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। फिर आपने 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f और के बारे में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निर्धारण कैसे करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण है वो देखें, अगर हम पहले चलेंगे किससे, 1s से, उसके बाद जाएंगे 2s से, फिर वापस रिकॉल करेंगे और 2s 3s से जाएंगे, 3p 4s से जाएंगे, फिर 3d 4p 5s से जाएंगे, फिर 4d 5p 6s से जाएंगे। फिर ये पोजीशन रहने वाली है और ऐसे करके हम कितना भी चले जा सकते हैं।
अर्थात हम बात करें तो देखो ये वापस आएगा ऐसे, फिर वापस आएगा, ऐसे करते जाएंगे। अर्थात हम बात करें यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p। देखें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, तो ऑन। ऐसे करके हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और बेसिकली बात करें तो एक निम्नतम स्तर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर को आता है, वो फिर एक बार देख लेगा अगर किसी को नहीं आता है। तो एस कक्षक में मैक्सिमम हम, एस कक्षक में हम एस उपकोष की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अर्थात एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी की बात कर लेते हैं, पी में अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। या फिर डी की बात करता हूँ, डी में अधिकतम हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। या फिर एफ की बात करता हूँ, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। इससे एक बात समझ में आई, जब हम इलेक्ट्रॉन का क्रम भरेंगे तो हम एस में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। और अगर इसके बाद बात करें ओ डी, 4f, और एफ में कितने भर सकते हैं। अगर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम समझ में आता है हमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब समझ आएगा उसके बाद ही हम अष्टक नियम को समझ सकेंगे, क्योंकि इसमें आएगी संरचनाएं आएंगी। संरचनाओं को पढ़ने के लिए अष्टक नियम को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक बार देखें आगे कि हम कैसे करेंगे, वो देखें कि अगर हम बात करते हैं इसकी। देखें, मैंने कहा सर हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिकली। ये 1H1 के रूप में लिखा जाता है। वैसे एक बात दिखाता हूँ कि अगर कोई भी सिंबल को हम लिखने के लिए हम ये प्रदर्शित करते हैं, ZX। यहाँ Z क्या है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। और X क्या है, एटॉमिक मास। सही है। और X सिंबल है, ठीक है। अगर इसको हम दिखाएं कि मैंने कहा 1H1, तो आप समझ सकते हैं ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। और H इसका क्या है। तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, पहला 1, फिर क्या आएगा S। और S में कितने आ सकता है भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही जब एक है तो इसका मतलब आ भी कितना सकता है। अगर हीलियम की बात करूं और इसको बोलते हैं 2He4, इसका मतलब अब हमें लिखना कितना है, 1s, और कितने इलेक्ट्रॉन तक भरने हैं, तो अगर मुझे बोला जाए कि सर नियोन का बताएं, नियोन 10 पे आता है, तो सर 1s2, 2s2, 2p6। देखें, 2 तो 4 और 6 कितने हुए, 10। अगर मेरे से बोला जाए कि स्कैंडियम सर 21 पे है, इसका बताएं, तो देखो ऐसे आपको कर लेना है, और मैंने क्रम आपको पहले बता चुका हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10, 12 और 6 18। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, 3p6, 4s2, कितने हो गए देखो, 8 10 16 18 और 2 20। अब बच कितने गए, एक, उसको भरना है 3d1। क्या भरना है, 3d1। अर्थात स्कैंडियम कितना हो गया। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये समझना है कि देखो एक बार कि एक परमाणु होता है, एक बार समझना कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं, तो इसके बगैर आप अष्टक नियम को नहीं समझ सकते। अष्टक नियम को समझने के लिए इस चीज़ को पढ़ना जरूरी था, इसलिए हम इससे जुड़े। वैसे मेरे हिसाब से सभी को ये बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ। देखें, मैंने कहा एक ये कोई नाभिक है, ये कोई नाभिक है, तो नाभिक के चारों तरफ आपको पता है ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं।
ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बस समझना थोड़ा सा, नाभिक है, इसके चारों तरफ कौन है, इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं n बराबर 1 को n बराबर 2 मुख्य कक्षा के बराबर 3। यही है, अर्थात हमने जो बात की एक में 2 आ सकते हैं, तो मतलब 1s में कितने थे, 2, और अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। हमने 2 की बात की तो 2s2 2p6 अर्थात कितने आ सकते हैं सर, 8। तो ये देखो भायतम कोष कौन सा कहलाएगा, वो समझने के लिए मुझे ये डायग्राम की हमने बनाया है। देखो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इससे ये समझ आ रहा है कि जो भी बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष को ध्यान रखना है हमें कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस चीज को समझना है। उसके बाद ही हम लुईस संरचना पे चलेंगे, क्योंकि जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम लुईस संरचना को ड्रॉ करेंगे। मान लीजिएगा मेरे से कहा गया कि सोडियम 11 पे है, इसका बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे हिसाब से सब बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, यहाँ तक 10 हो गए, तो कितना हो गया 3s1। इसका मतलब सर बाह्यतम कोष इसका 3 वाला पोर्शन है, बोले तो 3 ये रहा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, अर्थात ये सोडियम का हमने बना लिया, किसका बना लिया, सोडियम। और इसके बाह्यतम कोष कौन सा है, n बराबर 3 पोजीशन पे है, अर्थात सबसे देख लो सबसे बाहर का जो कोष है वो क्या है, ये, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाह्यतम कोष में। इससे एक बात समझना कि जब अष्टक नियम की बात करेंगे, अष्टक नियम पढ़ने से पहले हम लुईस संरचनाएं पढ़ेंगे, और लुईस संरचना के अकॉर्डिंग ही हम बंधों का क्रम निर्धारित करेंगे, इस तरीके से कौन सा बंध का किया जाएगा। मेरे हिसाब से संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन समझ आए होंगे आपको। और संयोजी कोष के बाद आगे चलते हैं कि हमने समझ लिया है, अगर मान लीजिएगा मेरे से बोल दिया जाए कि एल्यूमिनियम है, कितने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे पता चलेगा, तो देखें एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर कितने हैं, 23। तो 23 एटॉमिक नंबर की बात की गई है, तो इससे एक बात देखें कि सर 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, 3s2 और 3p1। देखो अब भारतम कोष में देखो भाई 10 कितने हो गए, 1 2 3 और ये हो गए 10, यहाँ तक 10 11 12 और 13, अर्थात भारतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं इसमें सर, 1 ये 2 और ये कितना 3। इसमें भारतम कोष में देखो आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं, और वैसे कितने हैं 3। इसके बाद अब बात करेंगे हम किसकी, लुईस संरचना की। तो अब देखिएगा हमारा जो टॉपिक है वो है लुईस संरचनाएं। लुईस संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स। लुईस एंड कोशेल ने अष्टक नियम दिया था, लेकिन जो वैज्ञानिक लुईस है उन्होंने कुछ संरचनाएं प्रदर्शित की, यौगिकों की या परमाणुओं की संरचना बोल सकते हैं कि परमाणुओं की कुछ संरचनाएं प्रदर्शित की, और उन संरचनाओं के आधार पर हमें ये पता लगेगा कि कौन सा परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, खुद कितने इलेक्ट्रॉन लिए रहता है, या कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना पसंद करेगा। इनका मुख्य आधार था लुईस संरचना का, कि समझें कि मैं लुईस ने बताया, वैज्ञानिक कौन थे, लुईस, नाम से भी पता चल रहा है। इन्होंने बोला कि जो भी परमाणु हैं, जो भी परमाणु हैं, परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उनको बिंदु के रूप में, किसके रूप में, बिंदु के रूप में
बोले तो डॉट के रूप में, इसी प्रकार का डॉट स्ट्रक्चर लगा के अगर हम प्रदर्शित करें तो उन संरचनाओं को हम बोलेंगे क्या, लुईस संरचनाएं। सर कैसे, ये बस समझाएं। देखो आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, बेसिक से उठाया है मैंने आपको। तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पहले बात की है, उसके बाद हम लुईस संरचनाओं पे बात करेंगे। तो हम एक बात देख लेते हैं कैसे संरचनाएं बनेंगी। कि सर आपने हाइड्रोजन के बारे में बात की, इसकी हाइड्रोजन की, तो इसके पास 1 था, तो आपको और हमको सबको पता है कि इसके पास क्या है, 1s1। दोस्तों एक बात याद रखना कि जो भी हम पढ़ें उसको आज ही कंप्लीट करना है, और ये बात पक्का मानिएगा आपकी केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट हो जाएगी अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो बिल्कुल जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैसे मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो सभी को होता है, लेकिन फिर भी जीरो से स्टार्ट किया है कि मे बी हर बच्चे को ये बात का पता हो कि बना कैसे है। तो हमने देखा कि सर 1s1 है, तो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 1। तो स्ट्रक्चर देखिएगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 1। तो ये इसकी क्या है, लुईस संरचना। कौन सी संरचना, लुईस संरचना। तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा ये बात। अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, मेरे से कहा गया कि सोडियम की सर आपने बताई थी, सोडियम में एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, लुईस संरचना के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई। अगर आपसे सर मैग्नीशियम की पूछा जाए तो मैग्नीशियम में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम जो है पास कितने वैलेंस शेल है, 2। अगर आपसे एल्यूमिनियम की पूछी जाए तो एल्यूमिनियम पे 13 होता है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। और इसके एल्यूमिनियम 1 2। अगर आपके पास सिलिकॉन की पूछा जाए, इसके पास कितने होते हैं, 14। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास सिलिकॉन 1 2 3। अगर आपके पास फास्फोरस की पूछा जाए, ये 15 है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन, 3 4 और 5। से एक चीज समझना, 11 नंबर पे है तो एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 12 नंबर पे है 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5। और भी देखिएगा, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, और 18 पे आर्गन। इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 8। तो इससे बात समझें, सल्फर के पास 2, 2 4 और 2 6। सल्फर के पास कितने, 6। क्लोरीन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7। आर्गन के पास कितने, 1 2 2 4 2 6 2 8। तो जो आपको सारी संरचनाएं दिखाई गई है, मेरे हिसाब से सभी को संरचनाएं समझ आई होंगी। कि सारी संरचनाएं ये बात प्रदर्शित करती हैं कि सारी कौन सी संरचनाएं हैं, लुईस स्ट्रक्चर्स हैं। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, लुईस स्ट्रक्चर। सुनना अब, यस नाम की बॉन्ड क्यों बना वो सुने। हर यौगिक ये जाता है स्टेबिलिटी मिले, क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, ये देखिएगा, ये है 8, कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसको बोलते हैं आर्गन। इसकी बात करते हैं एक बार थोड़ा सा, और इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस की बात करें तो इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस। तो अकॉर्डिंग अक्रिय गैस की अब जब बात की है, तो हर कोई चाहता है, दुनिया में हर कोई चाहता है कि मैं अक्रिय गैस जैसा बन जाऊं। अक्रिय गैस से क्यों बोला इनको, क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती, और जब किसी के साथ अभिक्रियाएं ही नहीं करती, तो अभिक्रिया नहीं करने के कारण अवस्था में पड़ी रहती हैं या स्टेबल रहती हैं, और हर कोई दुनिया में चाहता है शांति से जिंदगी जीऊं, किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ ना हो, और भी कोई तकलीफ ना। तो ऐसा करने के लिए
क्या चाहिए कि यौगिक कहता है कि मैं क्या करूं, कि मैंने कहा एक ये यौगिक है, ये कहता है कि मैं क्या करूं कि मेरे को स्टेबिलिटी मिल जाए, तो ये कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर ले कि तू अक्रिय गैस बन जा। क्या बन जा? अक्रिय गैस जैसा विन्यास धारण कर ले, और अक्रिय गैस जब तू विन्यास धारण कर लेगा तो तेरे को क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी। तो कहता है ठीक है, तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ये ए है और ये बी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये कहता है कि तू इलेक्ट्रॉन मेरे से ले ले, और ये कहता है तू इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से इनमें आ जाता है क्या? अक्रिय गैस जैसा विन्यास। आ जाता है अक्रिय गैस जैसा विन्यास। और वो उसका मतलब देखो, एक्चुअली में ये कहा जाता है अष्टक पूरा हो गया। क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। एक बात समझना, रियलिटी में बात यह है कि अक्रिय गैस का विन्यास है अष्टक। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने वाली अक्रिय गैसें होती है, और हर कोई चाहता है कि अक्रिय गैस जैसा विन्यास मिल जाए। इसलिए ये अष्टक का जो मामला है ना, वो रियलिटी में अक्रिय गैस का मामला है। किसका है? अक्रिय गैस का। क्यों? क्योंकि जो अक्रिय गैस है वो उसी का विन्यास है। क्या? अष्टक। अब एग्जाम्पल समझिएगा। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, मैंने कहा एक एग्जाम्पल सिंपल सा, एक बार इससे ये समझेंगे कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बनता है। हमने कहा ये सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम भाई घूम रहा था अकेला और बोल रहा था देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन, मेरे पास इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। कोई ले लो, क्योंकि अगर मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मेरे पास 10 टोटल मिलेंगे, और ये होता है किसका? नियोन का। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, नियोन 3s1। और ये क्या है? ये गैस। अब क्या चाहेगा सोडियम? सोडियम चाहेगा कि कोई ऐसा मिल जाए मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले। वो जब एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरा ये गैस विन्यास मिल जाए। अब घूम रहा है सोडियम की कोई इलेक्ट्रॉन ले लो, तभी आती है कौन? क्लोरीन। तभी आती है कौन? क्लोरीन। क्लोरीन देखती है कि मेरा वन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पता लगा कि यहाँ तक तो है नियोन, लेकिन मेरे पास कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। ये कहती है कि अगर कोई ही मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे हो जाएंगे कितने? 8। और 8 किसका होता है? देखिएगा 18 बन जाएगा 17 के बाद, और ये होगा किसका? आर्गन का। और वो भी क्या है? अक्रिय गैस। इससे एक बात कहा, सोडियम कहता है ठीक है ऐसा कर लेते हैं भाई, सुन मेरी बात, तू एक इलेक्ट्रॉन मेरा तू रख ले, तू एक इलेक्ट्रॉन रख ले, मेरे को भी स्टेबिलिटी मिली, तेरे को भी स्टेबिलिटी मिली, और इसकी वजह से सोडियम Na+ में चला जाता है, तो क्लोरीन नेगेटिव में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये सोडियम कहता है कोई बात नहीं, और ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, उसमें NaCl के भी बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं से आयनिक बंध। आयनिक बंध से एक बात समझना कि ये बॉन्ड बने हैं क्योंकि स्टेबिलिटी कंपाउंड ने ग्रहण किया है ऊर्जा का कम विन्यास। तो हमने अभी तक की बात की है, दो बातें समझी हैं। ऊर्जा बंध का निर्माण होता है किसकी वजह से? दो कारण की वजह से। पहला कारण तो आपको मैंने दिखा दिया है, स्टार्टिंग में देखिएगा। देखो, पहला कारण था न्यूनतम ऊर्जा का धारण, दूसरा अष्टक विन्यास। अष्टक को बोल सकते हैं अक्रिय विन्यास। कोई अक्रिय विन्यास बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे आकर्षण बल। दूसरी बात की तो हमने देखा कि आगे हमने आकर्षण ऊर्जा का निर्धारण किया, न्यूनतम ऊर्जा का निर्धारण, दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, जिससे क्या बनता है? बंध। तीसरी बात की कि मध्य प्रतिकर्षण बल भी लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रतिकर्षण बल की वजह से ही ये क्या बनता है भाई?
ऊर्जा का क्या होता है, कमी होती है, और ऊर्जा की कमी से डिसाइडेशन होता है, बंध का निर्माण होता है, परमाणु स्टेबिलिटी की ओर जाता है, क्योंकि ऊर्जा की क्या हो जाती है, कमी। फिर बात की हमने इलेक्ट्रॉनिक कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण किया गया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण किया हमने। फिर हमने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की बात की, बाद हाइड्रोजन की संयोजी कोष की बात की। इसके बाद हमने पूरा संयोजी कोष कैसे प्रदर्शित किया, कैसे कैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किए जाते हैं, उनके बारे में बात की है। इसके बाद हमने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के साथ हमने बात की है किसकी, द्वितीय संरचनाओं की, और हमने कुछ संरचनाएं प्रदर्शित की गई है आपके सामने, संरचनाओं को पढ़ा है। और जैसे जैसे हमने संरचनाएं पढ़ी हैं के साथ हमने ये भी देखा है कि स्टेबिलिटी क्यों मिली, तरीके से बॉन्ड है, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के बंधों का अर्थात परमाणुओं के बंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। और सुने, हम ये बात कहना चाह रहे थे कि अब सुने, अब रियलिटी में आकर्षण बंध की परिभाषा क्या है, बंध की परिभाषा क्या है, तो देखिए, रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध की बात करूं, सुने, रासायनिक आबंध की बात की है कि यौगिक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यौगिक के परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, बल आबंध कहलाता है। और यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे आबंध क्यों लगा, क्यों बना, तरीके से आबंध पढ़ा। उम्मीद करता हूँ मेरा आज तक का जो आज हमने पढ़ा है समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम रेगुलर एक एक हम रोज टॉपिक को चलेंगे। हमारा पहला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया है, केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप समझेंगे के बाद की लुईस स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, इसमें अष्टक नियम कैसा है, अष्टक नियम में कितना पढ़ना है, कितना टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये पक्का मानिएगा कि आपका हर क्वेश्चन सही होगा और हर क्वेश्चन समझाया जाएगा विद न्यूमेरिकल। आपको जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा। और इसी के साथ मैं बाद और करें, शेयर करें।